मगर एक रात जब ये सो रहे थे तो इन्हें कुछ भेड़ियों की आवाज आती है। ये फौरन उस तरफ भागते हैं और देखते हैं कि भेड़ियों ने एक जानवर का शिकार किया है। वो सब भेड़ियों को भगाकर उस जानवर पर टूट पड़ते हैं। ये कई दिन से भूखे थे, इन्हें सही से खाने को कुछ भी नहीं मिला था। अब चूंकि इन्हें खाना मिल गया तो यानूश अकेले ही उस झील की लोकेशन मालूम करने निकल जाता है। उसे कुछ दिन लगते हैं, वो काफी थक जाता है और आखिर में वो उसी चीज को हेल्यूसिनेट करने लगा जिसकी उम्मीद पर वो जिंदा है। वो अपने घर के बारे में सोच रहा था और फिर जब वो अपना होश संभालता है उसे वो झील नजर आती है। वो काफी थक चुका था मगर वो वापस से अपने साथियों तक पहुंच जाता है और उन्हें ये खुशखबरी देता है कि यहाँ से 3 दिन की दूरी पर वो झील है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। 1-2 दिन उसे ठीक होने में लगते हैं। एक सुबह ये लोग झील की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। ये एक जंगल से गुजर रहे थे तो ये नोटिस करते हैं कि कोई इनका पीछा कर रहा है। ये लोग जब उसे पकड़ने जाते हैं तो असल में ये एक लड़की थी जिसकी उम्र इतनी नहीं थी। फिर वो काफी घबराई हुई थी। यानूश उससे बात करता है। वो बताती है कि मैं पोलैंड से हूँ, उसके माता पिता को कम्युनिस्ट ने मार दिया है और वो भी भाग रही है। ये लड़की इनके साथ आना चाहती थी मगर ये लोग राजी नहीं होते क्योंकि इन्हें अपनी जान बचानी थी। पहले से ही इनके पास सही से खाना नहीं है। वो कहते हैं कि हम किसी और की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं, ऐसे हमारा अपना सफर भी मुश्किल हो जाएगा। मजबूरन वो उस लड़की को वहीं छोड़ देते हैं। हालांकि उस समय वो प्रीस्ट सेबेस्टियन मुड़ के देखता है। वो उसकी मदद करना चाहता था मगर वो मजबूर था और वो लड़की भी इन्हें उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। जब ये लोग झील के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ दलदल में एक जानवर फंसा है। ये लोग उसे पकड़कर मार देते हैं और अब इनके पास खाना था। प्रीस्ट को उस लड़की का ख्याल आता है तो वो बिना सबको बताए वापस जाता है और शाम होते ही वो उस लड़की को लाता है। हालांकि इस बात से सभी काफी हैरान थे। सेबेस्टियन सबको बताता है कि इस लड़की का नाम इरीना है। ये सब पेट भरकर खाना खाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं क्योंकि आज कई दिनों बाद इन्हें खाना मिला था। सुबह सबका मूड काफी अच्छा था। खैर अब ये मंगोलिया के करीब थे और इनकी हालत बदतर थी। ये दिखने में चोर डाकू ही लग रहे थे तो ये सभी अपने कपड़े साफ करते हैं और शेव भी करते हैं। यहाँ सभी एक फैसला करते हैं कि वो इरीना को अपने साथ ले जाए या नहीं। खैर सब एग्री थे मगर स्मिथ शुरू में इस बात से खुश नहीं था। फिर भी इस सफर में इरीना उनके साथ शामिल हो जाती है। जब ये लोग उस झील को पार करने वाले थे तो स्मिथ इरीना से पूछता है कि क्या तुम्हें तैरना आता है, क्योंकि बर्फ काफी पतली थी। वो झूठ बोलती है कि हाँ। बाकी सब जब अपने कपड़े और जूते उतार रहे थे तो इरीना उस पतली बर्फ पर भागने लगी। किसी तरह वो लेक को पार करती है और बाकी सब भी ये देखकर ऐसे ही उस लेक को पार कर लेते हैं। सफर के दौरान स्मिथ इरीना से कुछ सवाल पूछता है तो इरीना अपनी कहानी बताती है कि उसके माता पिता को मार दिया गया था मगर स्मिथ जल्दी उसका झूठ पकड़ लेता है। इसके बाद इरीना बताती है कि मैंने ये झूठी कहानी इसलिए बनाई कि शायद तुम लोगों को मुझ पर दया आ जाए और तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। असल में इरीना के माता पिता भी कम्युनिस्ट थे मगर फिर भी उन्हें मार दिया गया। इरीना और उसके भाई को ऑर्फनेज भेज दिया गया था मगर बाद में इरीना वहाँ से भाग आई। स्मिथ उसे कहता है कि आइंदा कभी भी हमसे झूठ मत बोलना। ये सफर इन सभी को एक दूसरे के करीब ले आता है। ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब इरीना इन्हें अपना ही परिवार समझने लगी थी। मंगोलिया के बॉर्डर से थोड़ा दूर एक गाँव था। ये लोग चुपके से बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे मगर मच्छरों ने इनकी नाक में दम करके रखा था। जोरेन भी 2 बार देखता है कि गाँव वालों को मच्छर परेशान नहीं कर रहे। वो इससे तंग आ गया था इसलिए वो एक बुजुर्ग के पास जाता है। वो उसे एक खास जड़ी बूटी पहना देता है जिससे मच्छर दूर भागते हैं। फिर जोरेन बाकी सबको भी ये पहना देता है। रात होते ही यानूश को पता चलता है कि वाल्कव उनके साथ नहीं है। वो सभी काफी परेशान थे कि शायद या तो वो भाग गया है या गांव में जाकर सबको इनके बारे में बताया होगा। ये बातें चल ही रही थी कि तभी वाल्कव जिसके कपड़ों पर खून लगा था वो अपने साथ खाना भी लाया था। स्मिथ उस पर गुस्सा करता है कि बेवकूफ, तुम हम सबको मरवाना चाहते हो। और खून देखकर बाकी सबको यही लगता है कि शायद इसने फिर से किसी का कत्ल कर दिया मगर वो कहता है कि मैंने बस एक कुत्ते को मारा है, उसने मुझ पर हमला किया है। खैर अच्छा खाना मिलने के बाद ये लोग कल ही मंगोलिया की सीमा पार करने वाले थे। दिन को पहरा होता है तो शाम को ये लोग मंगोलिया में दाखिल हो जाते हैं। सबके अलावा सिर्फ वाल्का ही रुक जाता है। वो इन लोगों के साथ नहीं जाता। यानूश उसे कहता है कि तुम जानते हो ना वो तुम्हें ढूंढ लेंगे और पकड़ लेंगे। तो वाल्का कहता है कि मैं जानता हूँ पर आजादी मेरे लिए नहीं, रूस ही मेरा घर है, मैं यहीं पर मरना पसंद करूंगा। अब तुम्हें मेरी और मेरे खंजर की जरूरत नहीं। यानूश उससे हाथ मिलाता है और गुड बाय कहकर ये लोग रशिया की जमीन से निकल जाते हैं। खैर अब तक के सफर में इन्होंने बहुत से मुश्किलात का सामना किया। फाइनली ये सब मंगोलिया पहुंच जाते हैं। ये बहुत खुश थे कि आखिर ये अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अब ये कम्युनिस्ट के चंगुल से बच गए मगर वहां पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि अब मंगोलिया पर भी कम्युनिस्ट का राज है। मंगोलिया ने भी रूस से हाथ मिला लिया था। इस बात से इन सभी की उम्मीदें टूट जाती है। अब छुपने की कोई जगह नहीं थी। चलते चलते उन्हें एक टेम्पल नजर आता है। ये लोग वहाँ जाते हैं तो उसे तोड़ दिया गया था।
वहाँ के सभी मॉन्क को मार दिया गया था। प्रीस्ट सेबेस्टियन ये दरिंदगी देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वो इरीना को कहता है कि रूस में भी ऐसा ही था, धर्म के खिलाफ युद्ध हुआ। यानुश हार मानने वाला नहीं था। वो अपने साथियों को कहता है कि एक जगह है जहाँ हम पनाह ले सकते हैं। यानुश इंडिया की बात करता है कि वहाँ ब्रिटिश राज है और कम्युनिस्ट अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। मगर मंगोलिया से इंडिया का सफर आसान नहीं था, ये कई महीनों का सफर हो सकता था। यानुश उन्हें कहता है कि हम मंगोलिया से तिब्बत, तिब्बत से चाइना और चाइना से हिमालय के पर्वतों को पार करते हुए इंडिया में पहुंच जाएंगे। उसके साथी पूछते हैं और ये हम करेंगे कैसे? तो यानुश मुस्कुराकर कहता है कि वी वॉक, यानी हम चलकर जाएंगे। मगर मंगोलिया का रेगिस्तान गोबी डेजर्ट को इन्हें पार करना होगा, एक ऐसा गर्म और बंजर इलाका जहाँ इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें कुछ मंगोलियन घेर लेते हैं। वो स्मिथ से पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो वो तिब्बत का बताता है। वो मंगोलियन उन्हें जाने देते हैं और उन्हें पानी भी देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आगे इनका सफर मुश्किल तरीन होने वाला है और पानी के लिए ये तड़प जाएंगे। अपने सफर में ये बहुत ही थक चुके थे, भूख और प्यास से ये बेहाल हो गए थे। ये इतने दूर आ गए थे कि अब वापस जाना भी मुमकिन नहीं था। एक दिन स्मिथ यानुश को कहता है कि मुझे वहाँ दूर रेगिस्तान में कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं। अगर वहाँ पेड़ है इसका मतलब वहाँ पानी होगा। मगर यानुश कहता है कि नहीं, वो बस एक भ्रम है, हमें साउथ की ओर जाना होगा। अगर हम वहाँ गए तो अपनी दिशा से भटक जाएंगे और मर जाएंगे। मगर स्मिथ जिद करता है कि हम वैसे भी मरने वाले हैं, बल्कि हम मर चुके हैं। स्मिथ यानुश की बात माने बिना ही उस दिशा की ओर बढ़ने लगा और बाकी सब भी प्यास से इतना बेहाल हो चुके थे कि वो भी स्मिथ का पीछा ही करते हैं। खैर नजदीक पहुंचकर जब ये लोग देखते हैं कि वो कोई भ्रम नहीं बल्कि सच में कुआं है, तो वो अपना सामान वहीं पर छोड़कर पानी की ओर पागलों की तरह भागने लग जाते हैं और ढेर सारा पानी पीते हैं। अब कुछ समय के लिए ये लोग यहीं पर रुकते हैं, आराम करते हैं, अपने कई दिनों की प्यास बुझाते हैं। मगर यानुश का लक्ष्य ये नहीं था, वो घर जाना चाहता था। मंगोलिया के रेगिस्तान के बीच अभी भी उसके दिल में वो उम्मीद थी। वो फिर से अपनी दिशा सेट करता है। हालांकि बाकी सब कहते हैं कि शायद ही हमें आगे पानी मिले, हमें कुछ दिन यहीं पर रहना चाहिए। मगर यानुश कहता है कि हमारे पास खाना खत्म हो जाएगा, हम यहीं मर जाएंगे। अगली सुबह इन लोगों के पास जितने भी बर्तन थे उनमें पानी भर लेते हैं और सभी उस पानी से नहा लेते हैं। अब ये अपना सफर आगे जारी रखते हैं। मगर 2-3 दिन में ही इनका पानी खत्म हो जाता है और खाना भी। अब ये रेगिस्तान के बीच में थे। आहिस्ता आहिस्ता इरीना बीमार होने लगी, उसके पैर सूज गए थे, वो और चल नहीं पा रही थी। सभी आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, मगर वो कहती है कि मैं चल सकती हूँ। उन्हें पता था वो और नहीं चल पाएगी, इसलिए सेबेस्टियन उसे गोद में उठा लेता है। हालांकि उस समय इरीना रो रही थी, वो बार बार अपना नाम दोहरा रही थी। आखिर जब सभी थक जाते हैं तो वो एक जगह रुकते हैं जहाँ इरीना अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो इन सब की ओर देखती है, शायद वो कुछ कहना चाहती थी पर अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। स्मिथ उसे कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद इरीना अपनी आंखें बंद करती है। वो भी हमेशा हमेशा के लिए। सभी उसकी मौत से बहुत दुखी थे। स्मिथ के लिए वो एक बेटी की तरह थी और बाकी सबके साथ भी उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। ये एक परिवार की तरह था। अगले दिन उनका एक और साथी जैकरी भी मौत के आगे घुटने टेक देता है। वो एक आर्टिस्ट था, उसने बहुत स्केचेस बनाए थे। खैर ये लोग उसे भी दफना कर आगे बढ़ते हैं। अगले दिन बाकी सबकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। हालांकि ये इस रेगिस्तान को पार करने ही वाले थे, मगर स्मिथ कहता है कि बस मेरा सफर यहीं तक था, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो भी बाकी सब की तरह रेगिस्तान में ही दफन होना चाहता था। मगर यानुश उसे अकेले नहीं छोड़ता। शायद उसे अपनी वो खदान वाली बात याद थी जब स्मिथ ने कहा था कि तुम्हारी रहमदिली एक दिन मेरे काम आएगी। वो जोरेन और सेबेस्टियन को आगे भेजता है और रात होते ही यानुश स्मिथ को अपने साथ ले आता है। उस रात ये लोग वहीं पर आराम करते हैं। सुबह जोरेन की आंख खुलती है तो वो एक सांप को देखकर जाग जाता है। ये लोग बहुत प्यासे थे, इसलिए जोरेन उस सांप का पीछा करता है कि शायद वो इन्हें पानी तक ले जाए। खैर वो सांप एक गीली जमीन की ओर जा रहा था, जहाँ बाद में ये सब भी उस जमीन से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं। स्मिथ की हालत बहुत बुरी थी, मगर फिर भी यानुश उसे हौसला देता है कि अपने बेटे के बारे में सोचो। असल में बाकी सबको एक दूसरे की कहानियां नहीं मालूम थी, मगर इरीना ने सबसे उनकी कहानियां जान ली थी। स्मिथ असल में एक अमेरिकन इंजीनियर था जो रशिया अपने 17 साल बेटे के साथ आया था। फिर जंग छिड़ गई, उसके बेटे को शूट किया गया और स्मिथ को साइबेरिया के उस कैंप में भेज दिया गया। स्मिथ कहता है कि मैं जिंदा हूँ क्योंकि यही मेरी सजा है। काश मैं अपने बेटे को अपने साथ ना लाता, इसीलिए मैं जी रहा हूँ ताकि मुझे सजा मिले। यानुश उसे कहता है कि हम खुद को सजा देकर कुछ नहीं पा सकते और मुझे वापस जाना होगा। उस दिन ये लोग इतने भूखे थे कि ये उसी सांप को पकड़कर खा लेते हैं। फिर अगली सुबह स्मिथ में
हिम्मत आ गई थी, वो बाकी सबसे जल्दी जाग जाता है और साउथ की ओर अपना सफर जारी रखता है। यानुश और बाकी सब ये देखकर जल्दी से सामान पैक करके उसके पीछे जाते हैं और यानुश स्मिथ को सहारा देता है। चलते चलते ये हरियाली वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पानी था और एक दिन ये तिब्बत के पहाड़ों में पहुंच गए। ये एक जगह बैठे थे कि वहाँ एक आदमी इन्हें अपने गाँव में ले जाता है और इन्हें खाना पानी देता है। रात को एक मॉन्क आकर इन्हें कहता है कि तुम लोग हिमालय को पार करके इंडिया जाना चाहते हो, मगर तुम लोगों को इंतजार करना होगा, अभी जाना बहुत मुश्किल है, बर्फबारी का मौसम है, बसंत तक इंतजार करो। यानुश पूछता है कि रास्ते में जो गांव आएंगे उनका क्या? तो वो मॉन्क बताता है कि वो तुम्हें खाना पानी और पनाह दे सकते हैं। खैर उस रात ये सभी काफी खुश थे कि आखिरकार इतने मुश्किलों के बाद वो पहुंच गए। रात को यानुश अपने साथियों को बताता है कि देखो हम नहीं रुक सकते, हमें चलते रहना होगा, अगर हम रुके तो हमारी हिम्मत कम हो जाएगी। उस रात स्मिथ कहता है कि यहाँ चाइना में मेरा एक दोस्त है, वो एक मिशन पर है, शायद वो मेरी मदद करे। तो स्मिथ का सफर यहीं तक था, वो यहीं से अमेरिका चला जाएगा। जोरेन इससे खुश नहीं था, मगर स्मिथ कहता है कि हमने कर दिया, हम भाग आए उस जहन्नुम से, इतने तकलीफों के बाद हमने उनसे पीछा छुड़ा लिया, अफसोस कि हम में से कुछ ही ये कर पाए। खैर जोरेन कहता है कि मैं किसी न्यूज कंपनी में काम करूंगा। सेबेस्टियन कहता है कि मैं लड़ूंगा, पहले जर्मन से लड़ूंगा फिर रशियन से। तो जोरेन पूछता है कि फिर क्या, तुम अपना चर्च बनाओगे? तो सेबेस्टियन जवाब देता है कि नहीं, मैं लड़ते लड़ते ही मर जाऊंगा। वो यानुश से पूछता है कि तुम क्या करोगे, क्योंकि पोलैंड पर तो कम्युनिस्ट का कब्जा है, तुम जाओगे तो मार दिए जाओगे। यानुश जवाब देता है कि मैं बस चलता जाऊंगा जब तक ये सब खत्म ना हो जाए। अगले दिन जोरेन, स्मिथ और सेबेस्टियन देखते हैं कि यानुश जा चुका है, वो नहीं रुकने वाला था। स्मिथ जोरेन और सेबेस्टियन को कहता है कि शायद तुम्हें भी उसके पीछे जाना चाहिए। स्मिथ वहीं पर रुक जाता है और ये तीनों साथी हिमालय के पहाड़ों को पार करके एक दिन इंडिया की सरहद में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ के गाँव वाले पहाड़ों से आते इन 3 फॉरेनर्स को देखते हैं, वो इनका स्वागत करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं और पीसफुली इन्हें अपने घर भेज दिया जाता है। जोरेन और सेबेस्टियन शायद वापस से रशिया जा चुके थे, मगर पोलैंड का यानुश बस चलता ही जा रहा था, क्योंकि पोलैंड पर अभी भी सोवियत यूनियन का कब्जा था। समय गुजरता गया। मई 1945 यूरोप की जीत हुई। 1945 से 1948 तक सोवियत यूनियन ने पोलैंड में कम्युनिज्म को कायम रखा। इसके बाद ईस्टर्न यूरोप से सोवियत यूनियन का कब्जा खत्म हुआ। 1956 हंगेरियन जनता अपनी आज़ादी के लिए लड़ने लगे। 1961 बर्लिन की दीवार ऊंची कर दी गई। 1968 सोवियत यूनियन ने अपनी सेना प्राग में भेज दी। 1980 पोलैंड की जनता कम्युनिज्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई। 1989 कम्युनिज्म के टुकड़े टुकड़े हो गए और आखिरकार पोलैंड को आज़ादी मिल गई। इतने सालों के बाद यानुश अपने वतन वापस आता है। वो अपने घर के दरवाजे पर था। वो उस पत्थर की ओर हाथ बढ़ाता है जिसे उसने अपनी जिंदगी के सख्त तरीन हालात में कई बार इमेजिन किया था, मगर इस बार वो सच था। वो वहाँ से अपने घर की चाबी लेता है, दरवाजा खोलता है और हमें उसके जवानी के वो दिन दिखाए जाते हैं जब वो घर आता। उसकी पत्नी उसका इंतजार करती। अब भी वो ऐसे ही आता है, मगर वक्त ने उसे बूढ़ा कर दिया था। वो अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। साइबेरिया के उस जेल से यहाँ तक का सफर उसके लिए बहुत लंबा था, मगर आखिरकार उसने कर दिखाया और यहीं पर इस कहानी का अंत है।